एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स कितने टाइप के होते हैं और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हमारी कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके अपने टॉपिक के साथ में कि एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो, एडिशन का मतलब ही क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है जुड़ना, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के जुड़ने से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं वो अपने आप में ही स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एडिशन कंपाउंड्स आर द स्टेबल कंपाउंड्स, कि एडिशन जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। और जो किससे बनते हैं? जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स। और ये जो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका डबल साल्ट, दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारे एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, एडिशन कंपाउंड्स ये हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा डबल साल्ट और दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ही क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है, और हम इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम यहां पे लिख सकते हैं। अब जैसे अगर हम डबल साल्ट की बातें कर रहे हैं तो ये दो साल्ट से मिलके बनता है, जो अपने आप में ही क्या होता है? स्टेबल होता है। सिमिलरली जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, और ये भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड से मिलके बनते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है? ये जो डबल साल्ट होते हैं, अगर मैं इनको वाटर के अंदर डाल दूं तो ये अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर के अंदर डाल दूंगा तो वो अपने आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट डबल साल्ट्स के जो एग्जांपल्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हैं आपके, सबसे पहला साल्ट है आपका मोहर साल्ट। मोहर साल्ट ये आपका एक डबल साल्ट होता है जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 का ट्वाइस डॉट NH4 का ट्वाइस डॉट 6H2O। ये सबसे पहला आपका मोहर साल्ट है। दूसरा आपका डबल साल्ट आता है कार्नेलाइट। सेकंड कौन सा सॉल्ट है आपका? सेकंड जो डबल साल्ट है उसका नाम है कार्नेलाइट। इनके फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लेना। तो कार्नेलाइट यानी जो डबल साल्ट है कार्नेलाइट, उसका फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला है KCl MgCl2 डॉट 6H2। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है कार्नेलाइट का। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डबल साल्ट का वो है आपका पोटास एलम। क्या नाम है उसका? पोटास एलम। पोटास एलम। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है KAlSO4 का ट्वाइस डॉट 12H2O। तो इन तीनों डबल साल्ट्स में से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपसे इनका नाम पूछ लेगा तो आपसे पूछ लेगा इनका फॉर्मूला, या फिर आपसे कह देगा कि डबल साल्ट्स के एग्जाम्पल बताओ, तो आपने ये एग्जाम्पल बता देने हैं। अब आपने क्या बताना है कि डबल साल्ट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो डबल साल्ट्स में आप बताएंगे कि ये वो साल्ट होता है जो दो साल्ट्स के एडिशन से बनता है, और ये जो साल्ट होता है डबल साल्ट ये सॉलिड स्टेट में ही क्या होता है? स्टेबल होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे मेड अप ऑफ, यहां पे डायरेक्ट ही लिख लेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ टू साल्ट्स एंड स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। ये आप बता देंगे कि ये दो साल्ट से मिलके तो बनता है, लेकिन ये स्टेबल केवल सॉलिड स्टेट में होता है। लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये स्टेबल होता है दोनों मीडियम में, एक्वियस मीडियम में भी और सॉलिड मीडियम में भी। तो हम कहेंगे कि इट इज स्टेबल इन बोथ एक्वियस as well as solid state, as well as in solid state लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? दोनों स्टेट में ही क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट तो आपने इस तरीके से बता दिया, स्टेबिलिटी के ऊपर बता दिया। सेकंड पॉइंट आप बताएंगे कि जैसे ही हम इनको एक्वियस मीडियम के अंदर डालते हैं, डबल साल्ट्स तो अपने आयन के अंदर टूट जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो अपने आयन के अंदर नहीं टूटता। तो आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इट गेट डिसोसिएटेड इनटू देयर simple ions in aqueous medium कि ये एक्वियस मीडियम के अंदर अपने सिंपल आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं FeSO4 ट्वाइस डॉट NH4 का ट्वाइस डॉट 6H2O का अगर मैं एग्जाम्पल लूं और इसको मैं किसके अंदर डाल दूं, वाटर के अंदर डाल दूं, तो ये अपने आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। और किस टाइप के आयंस देखा, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं। जैसे हमने क्या कर दिया, मान लेते हैं कि हमने इसे वाटर के अंदर डाल दिया और जैसे ही इसको वाटर के अंदर डालेंगे ये किस तरीके के आयन देगा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं इस तरीके से, ये अपने आयंस दे देगा। आयरन क्या हो जाएगा, आयरन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर टूट जाएगा, तो आयरन की यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सल्फेट अपने आयन के अंदर टूट जाएगा, यानी 2SO4 2 नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। NH4 अपने आयन के अंदर टूट जाएगा, यानी 2NH4 पॉजिटिव आयन मिल जाएंगे हमें। और ये वाटर मॉलिक्यूल अपने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के अंदर टूट जाएगा। तो यहाँ पे सभी आयन क्या हो चुके हैं, डिसोसिएट हो चुके हैं अपने सिंपल आयंस के अंदर। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हैं वो अपने आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे इट डू नॉट डिसोसिएट इनटू simple ions in aqueous medium कि ये aqueous medium के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लेके चलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे मैं ये मान लूँ FeCN6 और यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर बंद करके यहाँ पे हमने K4 लिख दिया। ये है हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पिछले लेक्चर्स में कवर करवा रखी है। अगर आपने वो लेक्चर्स हमारे नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर डालेंगे, ये जो काउंटर आयन होता है केवल ये अपने आयन के अंदर टूटता है, तो ये हमें दे देगा 4K पॉजिटिव प्लस में। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये डिसोसिएट नहीं होगा अपने आयंस के अंदर, ये एज इट इज रहता है। तो ये मिल जाएगा हमें FeCN6 4 नेगेटिव। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, लेकिन ये डिसोसिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे, अब जैसे ही ये डिसोसिएट हो गया एक्वियस मीडियम के अंदर, देखो हमने जैसे ही इसको वाटर के अंदर डाला डबल साल्ट को, ये अपने आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। क्या हम इनको देख के ये बता सकते हैं कि ये डबल साल्ट का फॉर्मूला था? नहीं बता सकते। देखो यहाँ पे तो ये डबल साल्ट का फॉर्मूला ये था, लेकिन अगर ये आयन के अंदर टूट जाए तो क्या ये अभी भी डबल साल्ट है? नहीं, अब ये डबल साल्ट नहीं है। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर के अंदर देख रहे हैं तो हमें कॉम्प्लेक्स आयन एज इट इज मिल रहा है। तो यहां पे क्या होता है, जो डबल साल्ट्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। तो आप यहां पे थर्ड पॉइंट बना के लिख सकते हैं, इधर हम लिख देते हैं, देखो दे लूज देयर आइडेंटिटी, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन एक्वियस मीडियम, कि ये एक्वियस मीडियम के अंदर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, कि ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं। ठीक है, यहां पे ये हमने यहां पे इसे बंद कर देता हूं, देखो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लिख दिया हमने कि ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं एक्वियस मीडियम के अंदर, लेकिन ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। इनके आप कितने भी एग्जांपल बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली एग्जाम में ये एग्जांपल्स आपसे पूछे जाते हैं डबल साल्ट्स के, तो इनके फॉर्मूले आपने पक्के याद कर लेने हैं। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हमारी रहती हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो आप बताएंगे कि सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जाते हैं लिगेंड्स के साथ में, उतना ही क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास में ये सेंट्रल मेटल एटम है, कोई आयरन मेरे पास में मेटल है, और यहां पे देखो एक लिगेंड में यहां अटैच कर दूं, एक यहां कर दूं, एक यहां कर दूं और एक यहां कर दूं,
तो लिगेंड क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में, इस तरीके से ये बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहते हैं। तो अगर सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ में केवल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो 4 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता 6। आई बात समझ में। तो यहीं पे क्या कहेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड से जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। या आप इसे दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि मेटल के साथ में जितने मोनोडेंडेट लिगेंड अटैच होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लेकिन अब लिगेंड हमारे मोनोडेंडेट थोड़ी होते हैं सारे, कोई बाइडेंडेट होता है, कोई ट्राइडेंडेट होता है। तो बाइडेंडेट कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, 2। तो अगर एक बाइडेंडेट लिगेंड अटैच होगा सेंट्रल मेटल के साथ में तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं कहूं कि 2 बाइडेंडेट लिगेंड अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में तो आप बताएंगे कि वो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड हमने यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखी है कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम, कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बनाएगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। सेकेंड डेफिनेशन आप बता सकते हैं कि इट इज ऑल्सो इक्वल टू द मोनोडेंडेट लिगेंड अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल, कि सेंट्रल मेटल के साथ में जितने मोनोडेंडेट लिगेंड अटैच होंगे उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इसके हम कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। तो देखो इथाइलिन डाइअमाइन, ये क्या होता है, एक बाइडेंडेट लिगेंड होता है, और अभी अभी हमने बताया कि बाइडेंडेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे कितने अटैच हैं बाइडेंडेट, 2 अटैच हैं, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो कॉपर है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, फर्दर आगे अगर हम देखते हैं तो साइनाइड है, साइनाइड एक मोनोडेंडेट लिगेंड होता है। तो यहाँ पे कितने लिगेंड अटैच हैं, 6 लिगेंड अटैच हैं। तो यहाँ पे आयरन का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 हो जाएगा। आगे देखो, आगे क्या है, क्रोमियम के साथ में ऑक्सालेटो आयन लगा हुआ है। ऑक्सालेटो का हमारा स्ट्रक्चर क्या था, अगर आपको याद हो तो क्या था, C2O4 2 नेगेटिव, ये था हमारा ऑक्सालेटो का। अब देखो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये बाइडेंडेट लिगेंड था। तो यहाँ पे 3 बाइडेंडेट लिगेंड लगे हुए हैं। अब एक बाइडेंडेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 3 कितने बना लेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आ जाएगा 6। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो प्लेटिनम के साथ में 2 तो बाइडेंडेट लिगेंड अटैच हैं, इथाइलिन डाइअमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन का हमारा स्ट्रक्चर क्या था, देखो हम यहाँ पे बना के दिखा देते हैं आपको दोबारा से। इस तरीके का स्ट्रक्चर था इसका, NH2, यहाँ पे एक लोन पेयर था, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक लोन पेयर था। तो 2 लोन पेयर होने की वजह से इथाइलिन डाइअमाइन एक बाइडेंडेट लिगेंड था, क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था मेटल आयन के साथ में, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 तो हमारे पास में बाइडेंडेट लिगेंड हो गए, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ से हो गया, और 2 हमारे पास में मोनोडेंडेट है, तो 2 ये और 4 यहाँ से आ रहे हैं। तो कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लेटिनम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, वो है 6। तो इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से रिगार्डिंग, तो इस तरीके से आपने करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कि चिलेट्स और चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं। देखो चिलेटिंग लिगेंड्स हम उन पॉलीडेंडेट लिगेंड को कहते हैं जो सेंट्रल मेटल के साथ में एक रिंग बना लेती हैं, उन लिगेंड्स को कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। यानी कि ऐसे लिगेंड्स जो रिंग बना लेते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ में वो होते हैं आपके चिलेटिंग लिगेंड। तो इसी से रिलेटेड हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि द रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स, कि ऐसे लिगेंड जो रिंग बनाते हैं उन्हें कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। और चिलेटिंग लिगेंड की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे कहा जाता है चिलेट। यानी द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कि ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाई जाती है सेंट्रल मेटल के साथ में और पॉलीडेंडेट लिगेंड के साथ में, उन्हें कहा जाता है चिलेट्स। फॉर एग्जांपल जैसे हम एग्जांपल लेके चलें, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ FeEn का थ्राइस, इस तरीके से हमने कोई एग्जांपल ले लिया। तो ये क्या है, एक बाइडेंडेट लिगेंड है, और ये बाइडेंडेट लिगेंड होने के साथ में एक रिंग फॉर्मिंग लिगेंड भी है, जिसके कारण इसको हम चिलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे देखो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है ये, जैसे मैं कह दूं एक यहाँ पे En हो गया, देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बना लिया इसने, एक मैं कह दूं कि En यहाँ पे अटैच हो गया, देखो इस तरीके से, तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसने यहाँ से बना लिया, और एक En मैं कह दूं इस तरीके से।
और ये कहाँ पे बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर ही बनाएंगे। तो इस तरीके से क्या बना रहा है, देखो रिंग बना रहा है, 1 2 3, इसने 3 रिंग बना ली। तो ऐसे ही लिगेंड्स को कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड। तो आप कुछ एक एग्जांपल्स याद रख लेंगे जो चिलेटिंग लिगेंड्स के होते हैं। एक तो हो गया आपका इथाइलिन डाइअमीन, पहला तो यही है। दूसरा आप बता सकते हैं कि ऑक्सालेटो आयन भी क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। थर्ड आप बता सकते हैं कि जो EDTA होता है वो भी एक चिलेटिंग लिगेंड है। तो इस तरीके से आप बताते हैं कि चिलेट्स क्या होते हैं और चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं विद एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर, चाहे हम किसी की भी बातें कर रहे हैं, कोई कंपाउंड की बातें कर रहे हैं, वहां पे मेटल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वही कहलाती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस लिख रखे हैं, यहाँ पे जो ये सेंट्रल मेटल एटम है इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। उसे हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी सेंट्रल मेटल इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। अब जिसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको हम X मान लेते हैं, तो हमने इसको X मान लिया। फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, 4 अमोनिया ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस में हम 4 लगा देंगे इनटू में। अमोनिया जो होता है वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड होता है। अब मुझे ये कैसे पता चल रहा है कि ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो हमने जो अपने पिछले लेक्चर में यानी जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें सारे के सारे लिगेंड्स के नाम लिखवाए थे हमने। न्यूट्रल लिगेंड है, पॉजिटिव लिगेंड है या जो नेगेटिव लिगेंड है, तो उन्हें आप देख लीजिए। जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है वो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो -1 चार्ज शो करते हैं और नेगेटिव लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। जिसके ऊपर -2 चार्ज होता है वो बाइडेंडेट की कैटेगरी में आते हैं और -2 चार्ज प्रेजेंट होता है उनके ऊपर। सिमिलरली अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वही उसका चार्ज होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो अमोनिया होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, जिसके कारण इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया प्लस में। अब देखो NO3 लगा हुआ है, NO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। अब वहां पे चेक कर सकते हैं जाके, तो NO3 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण मैंने यहाँ पे -1 लिख दिया। अब ब्रोमीन जो होता है उसके ऊपर भी एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो प्लस में मैंने -1 यहाँ पे लिख दिया। अब इसे कहते हैं हम काउंटर आयन, काउंटर आयन इसे बोलते हैं। और काउंटर आयन का जो काम होता है वो केवल ये बताना होता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। तो सल्फेट आप हमेशा देखते हैं कि सल्फेट को SO4 2 नेगेटिव की कैटेगरी में आपने देखा होगा। अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 नेगेटिव वाला चार्ज किसके पास में जाता है, 2 पॉजिटिव के पास में जाता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, +2 चार्ज हो गया। और कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है वो बराबर में लिखा जाता है, तो हम यहाँ पे +2 चार्ज ये लिख देते हैं, बराबर करके लिख दिया हमने। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। देखो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखो -1 -1 -2 हो जाएगा और -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 बन जाएगा, यानी x = +2 और +2 ये बन जाएगा +4। तो यहाँ पे प्लेटिनम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 प्रेजेंट है। सिमिलरली हम नेक्स्ट वाले की निकालते हैं। अब देखो हम जिंक की निकालते हैं, तो जिंक की जिसकी निकालनी होती है उसको हम X मान लेते हैं प्लस में। यहाँ पे कितने OH आयन अटैच हैं, 2 अटैच हैं, तो हमने लिख दिया 2। और हाइड्रोक्सो के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, -1 चार्ज प्रेजेंट होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इस तरीके से प्लस में। अब देखो साइनाइड भी 2 अटैच हैं और साइनाइड के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 चार्ज होता है, तो ये हमने लिख दिया -1 = बराबर में लिखा जाता है जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जो चार्ज होता है वो बराबर में लिखा जाता है, तो यहां हम लिख देंगे -2। अब देखो 2 की -1 से करेंगे तो -2 बन जाएगा, 2 की -1 से करेंगे तो -2 बन जाएगा, -2 -4 हो जाएगा और -4 वहां जाएगा तो +4 बन जाएंगे। तो x = +4 और वहां पे था -2, तो 4 में से 2 गए, x = 2 आ गया। तो यहाँ पे जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। सिमिलरली हम इसकी निकालते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई काउंटर आयन लगा हुआ है। तो जब भी कोई काउंटर आयन भी नहीं होता है, कोई चार्ज भी नहीं लगा हुआ होता है, तो हम वहां पे 0 चार्ज मान के चलते हैं। और यहाँ पे जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसे हम X मान लेते हैं।
और जो Cu ग्रुप होता है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, और न्यूट्रल है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 0 कर देंगे, इज इक्वल टू आ जाएगा 0। तो x इज इक्वल टू 0, यानी आयरन की यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्रोमियम की निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, इसका जवाब अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्रोमियम की यहाँ पे कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स जो इससे रिलेटेड जो हमारी रहती थी वो हमने आज कवर कर ली हैं। आशा है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर से रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।